हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग की या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड की हुई है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात है करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो एक फॉर्म में या कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी इस तरह का है, तो उसको चलाने में बहुत से ऐसे रेशियोज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले तो हम अकाउंटिंग करते हैं, अपना जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हो सबको हम जो लिखते हैं, जैसे कि हम अकाउंट्स बनाते हैं, अपने बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद उसको जो स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट होता है वो ये डिसीजन लेता है कि आगे क्या करना है। निर्णय लेने के लिए ये क्या करेंट की सिचुएशन है, इन फ्यूचर और किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, क्या सिचुएशंस को और हम बदल सकते हैं, कहाँ पर हम प्रॉफिट में है, क्या ढेर लॉस हो रहा है, किस चीज में और ज्यादा हमको अच्छे से एफिशिएंसी के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो इन सब के लिए रेशियोज निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, जो चालू अनुपात होता है, जो करंट रेशियो होता है, वो किस तरह का रेशियो होगा। तरलता अनुपात होगा, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात या फिर लाभप्रदता अनुपात। तो जो चालू अनुपात होता है वो हो जाता है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण समता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा है, तो ये रेशियो जो हो जाता है ऋण समता अनुपात, ये देखने के लिए कि जो कैपिटल है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका पूंजी की पूरी संरचना है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो कितना डेब्ट का और कितना जो समता इक्विटी है उसका रेशियो क्या है। इसके बीच में अनुमान लगाने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए रेशियो निकाला जाता है। ये किस तरह का होगा, ये हो जाता है सॉल्वेंसी रेशियो, ऋण शोधन क्षमता अनुपात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहतिया आवर्त अनुपात है, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होता है वो किस तरह का रेशियो होगा, तरलता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। तो स्टॉक टर्नओवर मतलब ये है कि जो स्टॉक है कितने दिन बाद आपको चेंज करना होता है, यानी कि कितना बार बार आप बदलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात हो जाता है, वो हो जाता है क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी रेशियो। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से एक्टिविटीज रहेंगी, यानी कि जितना अच्छे से एक्टिव रहेगी आपकी फर्म, काम कर रहे होंगे आप अच्छे से, उतना ही ज्यादा स्टॉक भी बार बार आ जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचालन लाभ अनुपात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, नन ऑफ दीज। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है कौन सा अनुपात हो जाता है, वो हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये बताता है कि लाभ की स्थिति क्या है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये हो जाता है इसको निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अंश अर्जन किस प्रकार का अनुपात है, व्हाट टाइप ऑफ रेशियो इज अर्निंग्स पर शेयर। जो ईपीएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, नन ऑफ दीज। तो जो अर्जन क्षमता अनुपात है, प्रति अंश अर्जन अनुपात जो निकाला जाता है वो किस तरह का रेशियो होता है, वो हो जाएगा आपका जो लाभप्रदता अनुपात होता है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ये देखना कि अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, इस चीज को निकालने के लिए रेशियो को यूज किया जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको निकालने का फॉर्मूला अगर देखें, फॉर्मूले भी ध्यान में रखिएगा, कोई पूछ सकता है आपसे। वीडियो के लास्ट में आप लोग को सारे फॉर्मूलाज एक साथ दे दूंगी, एक बार में आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो ईपीएस है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस तरह से निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अनुपात है, द लिक्विड रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो लिक्विड रेशियो होता है यानी कि तरल अनुपात होता है, वो कौन सा अनुपात हो जाएगा, वो हो जाता है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। जब आप लोग करंट रेशियो जो निकालते हैं वैसा ही ये भी निकलता है, लेकिन वहां पर हम करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रखते थे, यहाँ पर हम लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रखते हैं। कभी कभी उसको निकालने के लिए लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी का भी यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो हो जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड एसेट कैसे निकलती है, जब हम करेंट एसेट में से क्या लेस कर देते हैं, जो स्टॉक होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको जो हम लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाती है, लिक्विड एसेट निकल के आ जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व अनुपात है, द ओनरशिप रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो स्वामित्व अनुपात होता है यानी कि ओनरशिप रेशियो होता है, वो किस तरह का रेशियो हो जाएगा, ये होता है ऋण शोधन क्षमता यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। ये देखना कि जो भी डेब्ट्स हम ले रहे हैं उनको उनका रिडेम्पशन जब होगा, उनको जब हमें वापस पे करना होगा तो हमारे पास इतनी शोधन क्षमता है या नहीं है, तो वो उसके लिए निकाले जाते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करंट रेशियो इज। आपको ये बताना है कि कितना होना चाहिए एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए, जब उसे आइडियल करंट रेशियो माना जाएगा 2:1, 1:2, 1:3, 3:1, तो उसको माना जाएगा जब 2:1 होगा, यानी कि करंट एसेट हमारी 2 हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी हमारी 1 होगी, यानी करंट एसेट ज्यादा होंगी, लायबिलिटी कम होगी, तब वो हमारा आइडियल करंट रेशियो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श तरल अनुपात है, द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1, 1:2, 2:1, 2:3। तो जो आदर्श तरल अनुपात होता है उसको जो आदर्श माना जाता है वो हो जाता है 1:1, यानी कि जो हमारी लिक्विड एसेट है और करंट लायबिलिटी दोनों जब इक्वल होती, बराबर होती है, तो उसको आइडियल माना जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी एक निकाला जाता है, पूर्ण तरलता अनुपात। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि उसका आइडियल रेशियो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पट्टा अनुबंध में परिसंपत्ति का स्वामी क्या कहलाता है, व्हाट इज द ओनर ऑफ द एसेट इन द लीज एग्रीमेंट, लीजर, द लीजी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जब हम एग्रीमेंट जो होता है, जो लीज एग्रीमेंट होता है, वहां पर जो जिसके पास जिसकी संपत्ति होती है, जिसकी एसेट होती है, जो ओनर होता है, वो उसका स्वामी जो है वो क्या कहलाएगा। इसको आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, पट्टादाता, पट्टेदार, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो हो जाता है पट्टादाता, लेजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा वितरण के लाभ हैं, द एडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग आर अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ ओनरशिप, टैक्स बेनिफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पट्टा वितरण यानी कि जब हम पट्टे पर दे रहे हैं जिससे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से कौन से प्रॉफिट्स हैं जो उसमें ऐड किए जाते हैं, या क्या हमको उससे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो स्वामित्व के जोखिम से बचना, ये भी करेक्ट हो जाएगा, कर लाभ भी हमको मिलता है, तो वहां पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा वितरण की समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ लीज फाइनेंसिंग इज। जब हम पट्टा वितरण यानी कि जो है पट्टे का व्यवसाय कर रहे हैं, लीज का व्यवसाय हमारा हो रहा है, तो वहां पर उसके सामने हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, रिस्क ऑफ एक्सोलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों ही तरह की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी होती है, जैसे गलाघाट प्रतिस्पर्धा की समस्या होती है, जोखिम भी रहता है, तो ये सारी चीजें भी आएंगी, जो समस्याएं बनती हैं उसमें हमारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पट्टा गतिविधि किस सन में प्रारंभ हुई थी, इन विच ईयर डिड द लीज एक्टिविटी स्टार्ट इन इंडिया, 1973, 1983, 1673, 1833। तो कब इसकी प्रारंभ हुई थी ये, तो ये प्रारंभ हुई थी, इसका स्टार्ट जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोत्रे कमेटी किससे संबंधित है, धोत्रे कमेटी इज रिलेटेड टू डैश, सीमेंट इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेज इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो कमेटी दे रखी है इसका रिलेशन किससे है, या किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी पट्टा उद्योग से, लीज इंडस्ट्री से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे को लेन देन के रूप में कौन सा अधिनियम परिभाषित करता है, विच एक्ट डिफाइंस लीज एज ए ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नन ऑफ दीज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पट्टे का लेन देन होता है, ये वाला जो व्यवसाय है, ये किस अधिनियम में आता है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में आ गई, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट में आ गई, बैंक किससे रिलेटेड है तो बैंक रेगुलेशन एक्ट हो गया। तो अलग अलग तरह के एक्ट बने हैं। तो ये अगर जो लीज फाइनेंसिंग हो रही है वो किस एक्ट के अंडर में आती है, किसके अंतर्गत उसके रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं, तो वो हो जाएगा जो संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंडर में रहता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा अनुबंध में किराए के भुगतान के बदले परिसंपत्ति के प्रयोग का अनधिकार पाने वाला कहलाता है। इन ए लीज एग्रीमेंट द रेसिपिएंट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ रेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो लीज एग्रीमेंट हो रहा होता है वहां पर जो व्यक्ति जो रेंट को पे कर रहा है उस रेंट को पे करने के बदले में उस एसेट को यूज करने का जो उसको राइट मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति पट्टेदाता है या पट्टेदार है, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो कि एक तरह से समझ लीजिए जो कि उस संपत्ति को लीज पर ले रहा होता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो वो हो जाता है पट्टेदार यानी कि लीजी, और जो दे रहा होगा वो क्या हो जाएगा? लेजा हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा अनुबंध की अवधि कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द ड्यूरेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट? अ फ्यू आवर्स, सम ईयर्स, फ्यू आवर्स टू फुल एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लीज एग्रीमेंट होता है उसकी टाइम लिमिट कितनी हो सकती है, कितना ड्यूरेशन उसकी हो सकती है? टाइम ड्यूरेशन कुछ घंटे की, कुछ वर्ष की, कुछ घंटे से संपूर्ण अपेक्षित आर्थिक जीवन की, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कुछ समय से, कुछ घंटे से, कुछ फ्यू आवर्स के लिए भी आप ले सकते हैं, तो उसकी जो एसेट है कंप्लीट उसकी जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उस तक आप उसको लीज पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन सी, फुल आवर्स टू फुल एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर, बीमा तथा रखरखाव के लिए पट्टा ठहराव में किस पक्षकार का दायित्व है? विच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीज एग्रीमेंट फॉर टैक्स, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस? द लीज, द लीजर, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, गवर्नमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैक्स है या फिर जो इंश्योरेंस है या फिर जो उसके मेंटेनेंस के लिए, जो रखरखाव के लिए जो ठहराव कर रहे हैं, पट्टा ठहराव यानी कि जो लीज एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा उसमें जो पक्ष होता है, कौन सी पार्टी जो होती है उसका दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है? पट्टेदार की, पट्टेदाता की। ठहराव की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि किसकी दायित्व होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर सरकार ये डिसाइड करती है? इसे कौन निर्धारित करता है? इसे जो ठहराव की शर्तें होती हैं, जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि वो किसकी होगी, लेजर की होगी या फिर लीजी की होगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम का मूलाधार है, द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्राइज इज डेटर, लायबिलिटी, फाइनेंस, नॉन ऑफ दीज। तो उद्यम का मूल आधार जो है, तो जब भी बात बिजनेस की करते हैं, कहा जाए मूल आधार है, जीवन लक्ष्य कहा जाता है, लाइफ ब्लड कहा जाता है, तो वो हो जाता है फाइनेंस, वित्त हो जाता है। बिना फाइनेंस के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने जा रहे हैं, कम आपको आवश्यकता होगी लेकिन होगी जरूर फाइनेंस की। बिना फाइनेंस के आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंपत्ति पर हिरासत का योग कटौती के रूप में पट्टेदार द्वारा किया जा सकता है। डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट इज अलाउड एज ए टैक्सेबल डिडक्शन बाय द लेजी। यस, नो, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, देयर इज नो रूल। क्वेश्चन में कह रहा है कि परिसंपत्ति पर हिरासत को, यानी कि जो एसेट हमने जो लीज पर ली है उस पर जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, उस डिप्रिसिएशन को हम जो टैक्स में डिडक्शन लेते हैं तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन की हमको मिलती है। आप लोगों ने जो है अभी इनकम टैक्स ला एंड अकाउंट्स का पेपर दिया है तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि टैक्स से डिडक्शन उसको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने उसको लीज पर ले रखा है उस एसेट को, तो क्या उस पर डिप्रिसिएशन जो लग रहा है उसकी कटौती हमको मिलेगी? उसकी कटौती हमको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो एसेट है उसका ओनर जिसने लिया होगा वो नहीं होगा, जिसने लीज पे लिया वो उसका ओनर नहीं है, जो दे रहा है लीज पर वो उसका ओनर है। तो कटौती जो डिडक्शन है डिप्रिसिएशन की वो उसको मिलेगी, ना कि रेंट पर या लीज पर लेने वाले को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नो। आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोग देख रहे होंगे, इसको देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर पूछता है तो आपको आप आसानी से आंसर इसका दे पाएंगे कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है। कभी कभी फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं, ये पूछ लेता है कि करेक्ट कौन सा है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।